नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआरबी एजुकेशन। दोस्तों, हमने स्टार्ट कर रखा है हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर, अंग्रेजों का भारत में आगमन टॉपिक। हिस्ट्री में हम मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, अंग्रेजों का भारत में आगमन। अनेकों क्वेश्चंस उस चैप्टर में से होते रहते हैं। तो हमने उस चैप्टर में ये देखा कि भारत के लोगों को, भारत की जनता को, भारत के 565 रियासतों के राजा महाराजाओं को और जितने भी भारत में मुगल वंश थे उनको किस प्रकार से कंट्रोल में किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वही चैप्टर है। उसी चैप्टर को हमने उसके कुछ एमसीक्यूज भी किए थे। उन एमसीक्यूज में आपके अनेकों क्वेश्चंस अनेकों पेपरों में आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट है ब्लैक होल की घटना, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि। इसके अलावा भारत में साम्राज्यवादी नीति के तहत रेतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, द्वैत शासन व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। इसके अलावा एक दो पॉइंट और आए थे, गवर्नर, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, वाइसराय कौन बने थे, अंतिम कौन थे, पहले कौन थे। हमने गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके राष्ट्रपति का पद स्वीकार किया, किसने किया, कितने सदस्यों ने किया, कब किया। ये क्वेश्चंस जो है आपको उस सारे चैप्टर में मिलेंगे, अंग्रेजों के भारत आगमन चैप्टर में से। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपको आगे की जो कंटिन्यूटी जो है वो सारी की सारी वीडियो, सारे का सारा सिलेबस अच्छे से याद होगा, समझ में आएगा। आज नया चैप्टर है, उस वीडियो में हमने अच्छे से देखा था, एक क्लियरिटी के हिसाब से पूरा वीडियो तैयार किया था। उस वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा भारत के लोगों को गुलाम बनाया गया था। हम लोग गुलाम बने 1765 की इलाहाबाद संधि के तहत। उसके बाद हम लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना स्टार्ट किया। हमने देखा कि भारत के धन को अंग्रेज लूट करके लेकर के जा रहे हैं, इंग्लैंड लेकर जा रहे हैं, भारत का धन का निष्कासन कर रहे हैं। भारतीय धन को लूटा। भारत की जनता है ये अंग्रेजों के यहाँ पर सैनिकों के रूप में कार्य कर रही है। भारत की जनता पूर्ण रूप से इनका गुलाम बन चुकी है। भारत की शासन व्यवस्था जो है वो समझिएगा एक बार, एक शासन व्यवस्था लगभग 1600 के आसपास से जब कंपनी स्थापना होती है वहां से लेकर के और 1857 की क्रांति तक भारत की शासन व्यवस्था कौन देखने लग गई, ईआईसी। लेकिन वो शासन व्यवस्था मैंने आपको पहले ही बताया 1765 के इलाहाबाद की संधि के तहत हुआ था। लेकिन बंगाल पर इनकी राजनीति में हस्तक्षेप हो गया था 1757 में, प्लासी के युद्ध के बाद। तो लगभग हम अंदाजा लगा रहे हैं कि 1600 में कंपनी की स्थापना हुई थी, तो 1600 से लेकर के 1857 की क्रांति तक भारत की शासन व्यवस्था किसने संभाली थी? तो भारत की शासन व्यवस्था ईआईसी संभालती थी। अंग्रेजों के समय भारत की शासन व्यवस्था के कितने प्रकार थे? दो। पहली ईआईसी के द्वारा और दूसरी फिर आती है 1858 से लेकर के 1947 क्रांति में हम लोग असफल तो हुए थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल करके ये आया था कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के द्वारा ईआईसी की शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और भारत में संपूर्ण शासन व्यवस्था, भारत की संपूर्ण शासन व्यवस्था ब्रिटेन की महारानी में निहित कर दी गई, या महारानी के बाद कोई सम्राट बनेगा तो उसमें निहित कर दी गई। मेरे कहने का अर्थ ये है कि भारत की शासन व्यवस्था अंग्रेजों के समय में दो भागों में विभाजित हुई। एक थी ईआईसी की शासन व्यवस्था और दूसरी आई है महारानी या सम्राट की शासन व्यवस्था। आज भारत की शासन व्यवस्था चलाने के लिए तीन अंग है, ये अपन पॉलिटी में पढ़ेंगे, वैसे आपको बता देता हूँ, उसका थोड़ा जिक्र कर देते हैं। भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए तीन अंग है। पहला है जी कार्यपालिका, दूसरा है व्यवस्थापिका और तीसरा है न्यायपालिका। आपको पता होगा कानूनों का निर्माण करने का कार्य, कानून बनाने का कार्य किसका आता है? व्यवस्थापिका का। ये कानून बनाए गए हैं, इनको लागू कौन करेगा? कार्यपालिका करेगी। और इनकी जांच कौन करता है? न्यायपालिका। इस चैप्टर को हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। यहाँ क्यों बता रहा हूँ, इतना से बता रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजों के समय में शासन व्यवस्था दो भाग, 1857 क्रांति तक, 1858 से लेकर के देश की आजादी 1947 तक। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन उसके बाद हमारे देश में संविधान की बनने की प्रक्रिया संविधान सभा के द्वारा बनाया गया। और प्रथम जब आम चुनाव हुए थे, उन आम चुनावों के बाद भारत के सामने तीन प्रकार की व्यवस्थाएं आ गई। एक है जी कार्यपालिका, दूसरी है व्यवस्थापिका और तीसरी है न्यायपालिका। इसलिए आज भारत की शासन व्यवस्था चलाने के तीन अंग है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पढ़ा था 1600 से लेकर के, यानी कि 31 दिसंबर 1600 कंपनी की स्थापना हुई थी,
वहां से लेकर के और लास्ट इस चैप्टर में हमने पढ़ा था 1757 तक, या 1757 प्लासी बक्सर इलाहाबाद की संधि। ये सब कुछ होने के बाद फिर हम लोगों ने 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त लगाना, महलवारी रेतवारी व्यवस्था, 98 में हैदराबाद के साथ रियासत के साथ सहायक संधि की गई, और उसके बाद 17 के साथ हड़प नीति। ये सारे टोटल जो चैप्टर्स आ चुके थे वो आपके यहाँ स्थापना से लेकर के वहां तक हो चुका था। आज अपना टॉपिक आ रहा है 1857 की क्रांति, रिवोल्यूशन ऑफ 1857। इस क्रांति का टॉपिक है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको पूर्ण रूप से देखिएगा। आज ये टॉपिक है जिसका नाम है 1857 की क्रांति। नया चैप्टर है आधुनिक भारत का इतिहास का, 1857 की क्रांति। क्रांति के समय कुछ अधिकारी वगैरह थे, उनके नाम लिख रहे हैं पहले। प्रमुख अधिकारी 1857 की क्रांति के समय प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे? जैसे अनेकों बार पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई रूपों में पढ़ेंगे, कई इसके प्रकार आएंगे। प्रमुख अधिकारी, तोपखाना, इनके जो तोपखाना था वो कहाँ पर था, या इसका मुख्यालय कहाँ पर था, इसका विस्तार कहाँ कहाँ फैला था, किन किन ने सहायता की थी, योजना कहाँ पर बनाई गई थी, किस रीजन से स्टार्ट हुई थी, ये कुछ इसके पॉइंट आएंगे। तो इसका पहला जो पॉइंट है प्रमुख अधिकारी। प्रमुख अधिकारी कौन थे उसमें? तो ब्रिटेन की महारानी। भाई उस समय अभी भी बताया था अपनी शासन व्यवस्था 1857 तक ब्रिटेन की रियायती संभालती थी। तो उसमें ब्रिटेन की जो महारानी हुआ करती थी 1857 में, उस महारानी का नाम था विक्टोरिया। महारानी का नाम है विक्टोरिया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। जैसा हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था के समय जो महारानी है उसका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया जो है वो 1857 की क्रांति के समय है। महारानी जो है इसके नीचे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री काम करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय हुआ होते थे पोर्मस्टोन। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था पोर्मस्टोन। ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री के नीचे कंपनी के द्वारा EIC का एक सेनापति होगा। तो EIC का उस समय सेनापति का नाम था जॉर्ज एनिसन। ये उस समय क्रांति के समय EIC का सेनापति था। ये सेनापति जो होते थे, ये इस सेनापति पोर्मस्टोन के नीचे काम करेंगे, पोर्मस्टोन विक्टोरिया के नीचे काम करेगा। ऐसे ही आगे कंपनी का ये सेनापति था, इसी सेनापति के नीचे भारत का गवर्नर जनरल काम करेगा। तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे भारत के गवर्नर जनरल, ये हमने पहले वीडियो में कल देखा था कि हमने गवर्नर का पद समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद अपनाया था। ब्रिटिश भारत के बने थे, स्वतंत्र भारत के बने थे। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग भारत के उस समय 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल है। इन गवर्नर जनरल के नीचे काम करेगा दिल्ली का मुगल बादशाह। और 1857 की क्रांति के समय भारत के मुगल सम्राट, ये चीजें यदि आपने पहले नहीं देखी है उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें आपको सारे कंफ्यूजन सिलेबस से लेकर के, और जब तक वो वीडियो डाली गई है उन सभी वीडियो में अपलोड की है, उन सभी में आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भारत के मुगल सम्राट 1857 की क्रांति के समय जो थे उनका नाम था बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड। बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड। ये बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड उस समय भारत के मुगल सम्राट है। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड है, इसके नीचे एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम था इस 1857 की क्रांति का दमनकर्ता। तो 1857 की क्रांति का दमनकर्ता दमनकर्ता का नाम था कैंपवेल। ये कैंपवेल जो है ये दमन करता है। एक बार ध्यान से देखिएगा, ये गवर्नर जनरल है। गवर्नर जनरल एक है पूरे भारत का, इसके नीचे AGG काम करेंगे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये रियासतों के अंतर्गत होते थे। जैसे राजस्थान जो है टोटल रियासतें, जैसे भारत में अपन बात करें 565 रियासतों का एक ही गवर्नर जनरल होगा, वो होगा लॉर्ड कैनिंग। इन 565 रियासतों में से जो रियासतें होती थी, जैसे अपन बात करें राजस्थान की रियासतें,
राजस्थान में इन 565 रियासतों में से कितनी रियासतें हुआ करती थी? 19 रियासतें होती थी। इन रियासतों में कौन होता था? एक एजेंट टू गवर्नर जनरल, पूरे राजस्थान को कंट्रोल में करने के लिए एजीजी। इस एजीजी के नीचे कौन हुआ करते थे? पीए, पॉलिटिकल एजेंट। ये पॉलिटिकल एजेंट अब इस राजस्थान की हर एक रियासतों में होगा। जैसे जयपुर का कौन था, मेवाड़ का कौन था, मारवाड़ का कौन था। तो इस प्रकार से ये पीए जो होंगे ये हर एक रियासतों में अलग अलग होंगे। गवर्नर जनरल एक होगा, पूरे क्षेत्र की जितनी रियासतें मिलाकर के, जैसे राजस्थान की 19 थी, उनका एक एजीजी होगा और एजीजी के नीचे कौन कार्य करेंगे? पीए, पॉलिटिकल एजेंट काम करेंगे। जैसे कई बार पढ़ेंगे, मारवाड़ में मैकमोहन था, मेजर बर्टन जो जयपुर के थे और मेवाड़ के थे मेजर सावर्स। तो इस प्रकार से पीए वगैरह काम करते थे। ये क्रांति का दमन करता था कैंपवेल, जो क्रांति को दबाने के लिए यहाँ पर आया था। जब क्रांति हुई थी उस समय, क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय इनका तोपखाना केंद्र कहां पर था? तोपखाना केंद्र, तो इनका जो तोपखाना केंद्र था अंग्रेजों का, ईआईसी का, वो तोपखाना केंद्र था मेरठ में। मेरठ में इनके बंदूक, गोले, बारूद, तोप वगैरह रखी होती थी। इसके अलावा इनके दो मुख्यालय थे, ईआईसी के दो मुख्यालय। एक मुख्यालय शिमला में, यदि अंग्रेजों को गर्मी लगती थी तो शिमला में पहुंच जाते थे, तो इनका मुख्यालय कहाँ गया? गर्मियों में शिमला में। और अजमेर, राजस्थान का जो अजमेर जिला है, यहाँ पर इनका मुख्यालय होता था सर्दियों में। अंग्रेजों के दो मुख्यालय हैं, एक मुख्यालय है गर्मियों में और दूसरा जो मुख्यालय है वो है अजमेर में। शिमला में गर्मियों में और सर्दियों में कहाँ रहते थे? अजमेर में। तो क्वेश्चन पूछे, राजस्थान में आईआईसी का या अंग्रेजों का जो मुख्यालय था वो कौन सा था? अजमेर ही क्या आएगा जी? इनका मुख्यालय आएगा। एक लाइन और लिख लेते हैं, ये ईआईसी के मुख्यालय भारत में थे, तो इसी प्रकार से राजस्थान में अजमेर में आया था। इसे एक पॉइंट और लिख लेते हैं, ईआईसी का राजस्थान में तोपखाना केंद्र, क्योंकि ये जो तोपखाना केंद्र है जैसे भारत में था ऐसे ही राजस्थान में भी तोपखाना केंद्र था। इस तोपखाना केंद्र का नाम भी अजमेर ही है। तो मुख्यालय भी अजमेर में है और इनका तोपखाना केंद्र भी कहाँ पर है? अजमेर में ही। तो इनकी कुछ प्रमुख अधिकारी, इनके मुख्यालय वगैरह और इनके कुछ पॉइंट्स आए हैं कि ये मुगल सम्राट कौन थे, दमनकर्ता कौन था, इनका तोपखाना केंद्र कहाँ था, इनका मुख्यालय कहाँ पर था। 1857 की क्रांति में महारानी का नाम है जी विक्टोरिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कॉर्नस्टोन है। ईआईसी का सेनापति जॉर्ज एनिशन था। एनिशन के नीचे काम करेगा गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एजीजी होंगे। एजीजी के नीचे पीए काम करेंगे। उसके नीचे भारत का मुगल सम्राट बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड होगा। इलाहाबाद की संधि जब हुई थी 12 अगस्त 1765 को, तब ये कहा गया था कि 26 लाख रुपए के बदले में अब भारत पर अधिकार हमारा होगा। आप मुगल सम्राट अपने नाम के आगे बादशाह, राजा, महाराजा शब्द का प्रयोग नहीं करोगे। तो अयोग्य शासक थे, उन्होंने किसी ने विरोध नहीं किया। सालम सेकंड ने विरोध नहीं किया, उसके बाद भी किसी राजाओं ने विरोध नहीं किया। क्रांति का दमन करता कैंपवेल आ गया। क्रांति के समय तोपखाना मेरठ में। राजस्थान में बात करें तो अजमेर में आएगा। मुख्यालय दो आए थे, शिमला में और इनके अजमेर में मुख्यालय आए थे। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्रांति के कुछ रीजंस, क्रांति के कारण, क्रांति किस वजह से स्टार्ट हुई थी। तो क्रांति के क्या कारण थे, क्रांति जिस वजह से स्टार्ट हुई, तो अनेकों इसके रीजंस हैं। लेकिन उस समय का जो प्रमुख कारण था, वो प्रमुख कारण क्या रहा क्रांति का? प्रमुख कारण, प्रमुख कारण की हम बात करते हैं तो भारतीय सैनिकों का असंतोष फैलना। भारतीय जो सैनिक थे वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता से या अंग्रेजों से खुश नहीं थे। भारतीय सैनिकों में असंतोष फैलना, अंग्रेज भारतीयों पर विश्वास नहीं किया करते थे, अंग्रेज सैनिकों के ऊपर। हमने कल वीडियो में देखा था कि अंग्रेज जो है वो भारतीयों को गुलाम बनाते हैं और भारतीय जो सैनिक है ना, उन सैनिकों के ऊपर क्या करते हैं, उनको अपने यहाँ पर नौकरी देते हैं। तो जितनी भी ये छावनियां वगैरह आएंगी, यहाँ पर लगभग जितने सैनिक आएंगे वो भारतीय सैनिक होंगे।
ये भारतीय सैनिक जो थे, ये असंतोष फैल गया इन अंग्रेजों के ऊपर। ये प्रमुख रीजन था उस समय का। अंग्रेज जो थे वो भारतीय सैनिकों के ऊपर विश्वास नहीं किया करते थे, इस वजह से असंतोष फैला। दूसरा रीजन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तत्कालीन कारण। तत्कालीन का अर्थ है उस समय का जो रीजन था, उस समय का जो कारण था क्रांति स्टार्ट होने का, वो क्या था। तो तत्कालीन कारण ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 जनवरी 1857 को गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड कैनिंग। तो 1 जनवरी 1857 को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने ये घोषणा की कि जितने भी सैनिक हैं इन सैनिकों को एक बंदूक दी जाएगी। और पहले यहाँ पे एक बंदूक दी जाती थी, उस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। घोषणा ये की गई कि ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर जितने भी सैनिक हैं इनको नई बंदूक चलाने के लिए दी जा रही है। इस बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल ये बंदूक का नाम है। दोबारा से देखिएगा, 1 जनवरी 1857 को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह घोषणा कर दी जाती है कि ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल बंदूक का प्रयोग किया जाएगा। अब ये जो एनफील्ड राइफल बंदूक जो होती थी, इसमें कारतूस भरे जाते थे। एक बार समझिएगा एनफील्ड राइफल बंदूक में क्या विशेषता है। इसको एनफील्ड राइफल बंदूक को कैसे चलाया जा सकता है। ये एनफील्ड राइफल बंदूक तभी चलेगी जब इसमें अपन क्या भरेंगे, कारतूस। और कारतूस भरेंगे तो कारतूस भरने के लिए जो इसकी कैप होती थी, इसकी जो टोपी होती थी, उस टोपी को पहले मुंह से या दांतों से खोलना पड़ता था और फिर उसमें कारतूस भरे जाते थे। एनफील्ड राइफल की जो टोपी होती थी, इसको दांतों से पहले काटना होता था, दांतों से काट करके ही इसमें कारतूस भरे जाते थे। तो दांतों से काट करके फिर एनफील्ड राइफल में कारतूस भरे जाते थे। अब ये टोपी जो होती थी वो गाय और सूअर की चर्बी से मिलकर के बनी होती थी। गाय और सूअर की चर्बी से मिलकर के बनी होती थी। टोपी का निर्माण गाय और सूअर की चर्बी से मिलकर के होता था। गाय को पवित्र मानते हैं हिंदू लोग और अपवित्र मानते हैं सूअर को मुस्लिम लोग। इसलिए हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर के 1857 की क्रांति की। कई बार अभी आगे में उपनाम पढ़ेंगे चैप्टर में, तो उसमें आता है हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा लड़ाई की गई थी अंग्रेजों के विरोध में। रीजन क्या है? रीजन है एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना है। एनफील्ड राइफल की जो टोपी होती है, कैप होती है, इसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था। पवित्र मानते थे इसको हिंदू, और मुसलमान क्या मानते हैं, सूअर को अपवित्र मानते हैं। तो यह क्या हुआ, क्रांति की शुरुआत हो जाती है। मंगल पांडे नाम का एक यहाँ पर एक सैनिक है, ध्यान से देखिएगा। ये मैं लिख रहा हूँ क्रांति की प्रथम घटना। अभी क्रांति स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ क्रांति की प्रथम घटना हुई है। ये था तत्कालीन रीजन। रीजन किस वजह से क्रांति स्टार्ट हुई थी, सैनिकों ने किस वजह से अंग्रेजों को मारना स्टार्ट किया, अंग्रेजों का विरोध किया, तो वो रीजन था एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना। क्रांति की प्रथम घटना, पश्चिमी बंगाल में छावनी है बैरकपुर छावनी। एक है बैरमपुर छावनी और एक है जी बैरकपुर छावनी। पेपर में कंफ्यूजन में आता है, बैरक की जगह बैरम आ जाता है, मैं आता है बैरकपुर छावनी। पश्चिमी बंगाल की बैरकपुर छावनी थी। इसमें एक एनआई थी जिसका नाम था 34वीं एनआई, नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं एनआई का एक सैनिक था, उसका नाम है मंगल पांडे। पश्चिमी बंगाल का बैरकपुर छावनी, यहाँ पर सैनिकों की एक टुकड़ी है, उस टुकड़ी में 34वीं एनआई है और एनआई का एक सैनिक है जिसका नाम है मंगल पांडे। ये मंगल पांडे को एक खबर मिली, ये मंगल पांडे आदमी है, ब्राह्मण आदमी है। तो ये सुबह सुबह शिव जी की पूजा कर रहा था, वहां शिवलिंग पर ये प्रसाद चढ़ा रहा होता है, लड्डू चढ़ा रहा था, फल वगैरह फल चढ़ा रहा था, फूल चढ़ा रहा था। इतने में एक छोटा सा बालक आता है और वो शिवलिंग पर चढ़ाए हुए लड्डू को उठा करके भाग जाता है। दोबारा फिर आया, लड्डू को उठाया और उसी जूठे हाथों से उठा करके खाने लग गया। तीसरी बार फिर आया और उठा कर फिर खाने लग गया। इस मंगल पांडे को गुस्सा आया और उसने बच्चे को वहीं पर 2-3 थप्पड़ लगा दी। पुजारी ने देखा, पुजारी ने कहा क्यों पीट रहे उस बच्चे को, तो मंगल पांडे ने कहा कि इसका धर्म भ्रष्ट हो चुका है,
इसने शिवलिंग के ऊपर झूठा हाथ लगाया है, यही खा रहा है, यही उठा रहा है और भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद है। पुजारी को गुस्सा है, पुजारी ने कहा तो तुम भी तो भ्रष्ट आदमी हो, तुम भी तो भ्रष्ट हो चुके हो, तुम्हारा भी धर्म भ्रष्ट हो चुका है। तो मंगल पांडे बोला मेरा कैसे धर्म भ्रष्ट हो चुका है? तो मंगल पांडे को पुजारी ने बताया, बोले जिस एनफील्ड राइफल का तुम प्रयोग करते हो, उस एनफील्ड राइफल की जो कैप है, उस कैप में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता है। बोले गाय तो हमारी पवित्र मानते हो आप लोग, और गाय तो माता के समान मानते हो, उसी की चर्बी का उसको मार करके उसके मांस वगैरह को मिला करके टोपी बनती है, उसको ही तुम लोग दांतों से काटते हो, तुम्हारा भी धर्म भ्रष्ट हो चुका है। मंगल पांडे को ये खबर मिली। मंगल पांडे अपनी NI 34वीं में आई, आकर के वहां जितने भी सैनिक वर्ग थे, इनके दोस्त वगैरह थे, उनको समझाने लगे कि हम लोग जो है एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना करेंगे। ये वहां के जो भी सैनिक थे उनको बता ही रहे थे कि इतने में दो अंग्रेज अधिकारी वहां पर आए। दो अंग्रेज अधिकारियों के नाम है, एक है जनरल बाग और दूसरा है सार्जेंट ह्यूरसन। एक है जी जनरल बाग और दूसरा है सार्जेंट ह्यूरसन। जनरल बाग और सार्जेंट ह्यूरसन। क्रांति की प्रथम घटना, पश्चिमी बंगाल बैरकपुर छावनी 34वीं NI के सैनिक मंगल पांडे को पता चला कि एनफील्ड राइफल की टोपी में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता है, इसलिए इसने वहां दो अंग्रेज अधिकारी जनरल बाग और सार्जेंट ह्यूरसन की इन्होंने हत्या कर दी, क्योंकि वो लोग इस पर दबाव बनाने लगे कि आप एनफील्ड राइफल का प्रयोग करें। इनको गुस्सा आया और इन्होंने उसी समय जनरल बाग और सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या कर दी। और ये हत्या किस तारीख को हुई? 29 मार्च 1857 को। क्रांति की प्रथम घटना किस तारीख को घटित हुई? 29 मार्च 1857 को। किसके द्वारा की गई? मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे ने नारा दिया, मारो फिरंगी। मारो फिरंगी का नारा दिया। कौन सी NI से थे? 34वीं। कौन सी छावनी? बैरकपुर। कौन से कहाँ पर है ये? तो पश्चिमी बंगाल में। मारो फिरंगी का मंगल पांडे ने नारा दिया। वहां अंग्रेजों के द्वारा इनको पकड़ लिया जाता है और बाद में इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो रॉबर्ट हुड, ये नाम का एक अंग्रेज अधिकारी है, न्यायाधीश है। इस रॉबर्ट हुड ने इनको फांसी की सजा दी और इनको फांसी दी जाती है 8 अप्रैल 1857 को। भारत का 1857 में प्रथम शहीद किसको कहा जाता है? मंगल पांडे को कहा जाता है। किस तारीख को शहीद हुए थे? 8 अप्रैल 1857 को। 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी किस व्यक्ति को दी गई थी? तो मंगल पांडे को दी गई थी। कौन सा इन्होंने नारा दिया था? मारो फिरंगी का नारा दिया था। क्रांति की प्रथम घटना किस तारीख को घटित हुई है? 29 मार्च 1857 को। अभी क्रांति शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन क्रांति के प्रथम घटना है जो रॉबर्ट हुड के द्वारा इन्हें फांसी दी जाती, फांसी की सजा सुनाई गई थी और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई। क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले फांसी मंगल पांडे को। आगे पढ़ेंगे तात्या टोपे जो ग्वालियर से नेतृत्व करेंगे, उनको अंत में फांसी दी गई, सबसे लास्ट में। उनको दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को और 2 साल बाद, और इनको दी जा रही है 8 अप्रैल 1857 को। ना तो अभी क्रांति स्टार्ट हुई है, ये कुछ रीजंस है क्रांति के। प्रमुख जो कारण था उस समय का, भारतीय सैनिकों में असंतोष फैला हुआ था। भारतीय जो सैनिक थे वो लोग असंतुष्ट थे कार्यवाही से, इनकी कार्यवाही से, ये असंतोष फैलना, उनको विश्वास नहीं था अंग्रेजों के प्रति। तत्कालीन जो रीजन था, जो समय का जो रीजन था, वो रीजन था एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना, और एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर रहे थे मंगल पांडे। दो अंग्रेजों की हत्या कर देते, जनरल बाग और सार्जेंट ह्यूरसन की इन्होंने हत्या कर दी। ये था इसका दूसरा रीजन। क्रांति का तीसरा जो रीजन है, क्रांति का तीसरा जो रीजन है वो है राजनीतिक कारण। क्रांति में राजनीति में हस्तक्षेप किस प्रकार से हुआ था? तो राजनीतिक कारण, इसको आपने पहले वाली वीडियो में अच्छे से देखा होगा और उसमें मैंने आपको बताया था, एक तो सहायक संधि का पिता, तो राजनीतिक कारण जो था वो था सहायक संधि। अंग्रेजों ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया था, एक तो सहायक संधि करके और एक हड़प नीति, व्यापक नीति, गोद निषेध नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। इसमें सहायक संधि का पिता हमने बताया था किसको कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को।
और हड़प नीति का पिता किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। सायक संधि का पिता है लॉर्ड वेलेजली और हड़प नीति का पिता जो है वो है लॉर्ड डलहौजी। सायक संधि के तहत सबसे पहले किस रियासत के साथ सायक संधि की गई थी? हैदराबाद। दूसरी मैसूर, तंजौर, पेशवा, सिंधिया, ये हमने पहले पढ़ा दिया था। सबसे पहले हड़पी गई रियासत कौन सी थी? सतारा, 1848 में हड़पी गई थी। इंपोर्टेंट आती है झांसी, झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी, वो अभी 18 क्रांति में आगे पढ़ेंगे। 1853 में इनकी रियासत को हड़प लिया गया था। ये 1848 की, ये 1798 की रियासत को सायक संधि की गई थी। ये राजनीतिक कारण है। अंग्रेजों ने भारतीयों के जो राजा थे उनको कंट्रोल में किया था सायक संधि के तहत या हड़प नीति के तहत। और एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बिना वजह ही उस समय अवध एक रियासत होती थी और अवध का जो राजा था, उसका नवाब जो था, उसका नाम था वाजिद अली शाह। इस वाजिद अली शाह के ऊपर 1856 में कुप्रशासन का आरोप लगा दिया। बिना वजह से ही उनको कहा अंग्रेजों ने कि आप कुप्रशासन, आपका अच्छा प्रशासन नहीं है। तो कुप्रशासन के आधार पर मिलाई गई एकमात्र रियासत अंग्रेजी शासन में वो कौन सी थी? अवध। और नवाब कौन था यहाँ का? वाजिद अली शाह। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीन आए। पहला सायक संधि, दूसरी हड़प नीति और तीसरा आया है अवध के तहत कुप्रशासन का आरोप मिला लगा करके इसको अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। ये तीसरा रीजन था इसका राजनीतिक कारण का। चौथा रीजन बात करते हैं हम आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने भारत का धन लूटा और भारत का धन लूट करके उन्होंने जो भारत के धन का निष्कासन किया था, भारत के धन को जो वो लोग लूट करके लेकर गए थे, जो उन्होंने निष्कासन किया था, यही है आर्थिक कारण। भारतीय उद्योग धंधों को समाप्त कर देना, भारतीय जितने भी छोटे मोटे उद्योग धंधे थे उनको इन्होंने समाप्त कर दिया और खुद के उद्योग धंधों को इन्होंने यहाँ पे उन्नयन पाया है। तो निष्कासन करना, धन को लूटना, ये धन जो निष्कासन किया अंग्रेजों ने, इसका उल्लेख भारत के वयोवृद्ध पुरुष, भारत के ओल्ड मैन, तो भारत के ओल्ड मैन थे दादा भाई नारोजी। भारत के ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? दादा भाई नारोजी को। तो भारत के वयोवृद्ध पुरुष या ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नारोजी को। इन वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नारोजी के द्वारा भारतीय धन को लूटा जो था, इसमें इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया अगेंस्ट द पॉवर्टी, देन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नारोजी के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें इन्होंने उल्लेख किया है भारतीय धन को जो लूटा था अंग्रेजों ने उसका। तो आर्थिक कारण था। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में दादा भाई नारोजी के द्वारा जो है इसका उल्लेख किया गया। ये रीजन था आर्थिक कारण। पहला हमने पढ़ा था प्रमुख कारण, दूसरा पढ़ा है इसमें रीजन में, दूसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो आया था राजनीतिक कारण या तत्कालीन कारण, तीसरा आ रहा है राजनीतिक कारण, चौथा है आर्थिक कारण। पांचों अपन बात करते हैं सामाजिक कारण। क्रांति में समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? सामाजिक कारण। उस समय बाल विवाह अत्यधिक मात्रा में थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया? बाल विवाह पर रोक लगा दी। इस वजह से समाज के लोग इनका विरोध करने लग गए। उस समय जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी विधवा पत्नी थी, उसको जबरदस्ती आग में चिता में लिटा दिया जाता था जिंदा ही, उसको बोलते थे सती प्रथा। तो अंग्रेजों ने सती प्रथा पर भी रोक लगा दी। तीसरा, जो पत्नी विधवा हो गई थी, जिसका आदमी मर चुका था, वो विधवा हो चुकी थी, उसका अंग्रेजों ने दोबारा से विवाह करने का प्लानिंग किया। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम।
ये समाज के लोगों ने इस वजह से अंग्रेजों का विरोध किया। बाल विवाह पर रोक लगा दी, सती प्रथा पर रोक लगा दी और विधवाओं की दोबारा से शादी करने की प्लानिंग की। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लगाया। इसलिए सामाजिक कारण ये हम पढ़ रहे हैं। छठा एक लास्ट रीजन आता है इसका, धार्मिक कारण। 1857 की क्रांति में धर्म से रिलेटेड क्या बात थी, तो धार्मिक कारण क्या था? धार्मिक कारण इनका था कि ईसाई मशीनरियां भारत में आई थी, जो भारत को एक ईसाई देश बनाना चाहती थी। ईसाई देश बनाना चाहती थी, ये हम पढ़ेंगे 1818 के चार्टर एक्ट पॉलिटी में। 1818 का चार्टर एक्ट आया था, उसके तहत ईसाई मशीनरियां भारत में आई थी और ये ईसाई मशीनरियां भारत को ईसाई देश बनाना चाहती थी, जिस वजह से धार्मिक लोगों ने, धर्म से जुड़े हुए लोगों ने भी अंग्रेजों को मारना स्टार्ट किया। हमने अभी तक पढ़ा है 1857 की क्रांति में प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे, तो महारानी विक्टोरिया, प्रधानमंत्री पॉर्नस्टोन, जॉर्ज एनिशन उस समय सेनापति थे, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एजीजी होगा, एजीजी के नीचे पीए काम करेंगे, मुगल सम्राट जफर सेकंड थे, क्रांति का दमन करता कैंपवेल, तोप खाना के अंदर मेरठ में, भारत में, राजस्थान में पूछे तो अजमेर में, मुख्यालय 2 शिमला और अजमेर। पहला रीजन पड़ा है भारतीय सैनिकों में असंतोष फैलना। दूसरा जो मेन जो उस समय का रीजन था, तत्कालीन रीजन था, वो था एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना। एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से बना करते हैं मंगल पांडे, 2 अंग्रेजों की इन्होंने यहाँ पर हत्या कर दी थी। उसके बाद प्रथम शहीद कहा जाता है इनको। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है 2 रीजनों की वजह से तीसरा जो रीजन आया था वो आया था अपना सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण टॉपिक। इसके बाद आता है क्रांति की योजना। क्रांति की योजना, क्रांति की योजना तो पेशवा बाजीराव सेकंड, हमने पहले भी पढ़ा था इनके बारे में। पेशवाओं को सहायक संधि के तहत अंग्रेजी रियासत में मिला लिया गया था। पेशवा बाजीराव सेकंड ये मराठा सरदार थे, पेशवा थे, और इन पेशवा बाजीराव सेकंड का खुद की कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने एक लड़के को गोद लिया, दत्तक पुत्र, गोद लेने वाले व्यक्ति कहते हैं दत्तक पुत्र। उसका नाम था जी नाना साहेब। नाना साहेब को इन्होंने गोद लिया, इसलिए ये बन गया इनका दत्तक पुत्र। पेशवा बाजीराव सेकंड को सहायक संधि के तहत 8 लाख रुपए मिलते थे प्रति वर्ष, लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना दत्तक पुत्र नाना साहेब को बनाया, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति यहाँ पर लागू हो गई और इनको कानपुर को खाली करना पड़ेगा, ऐसा फरमान जारी कर दिया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लेकिन इन्होंने अपनी वीरता से कानपुर का किला या कानपुर क्षेत्र को ना खाली करते हुए विरोध किया। और एक इनके साथ मिलेंगे अभी अजीमुल्ला खां, नाना साहेब और अजीमुल्ला खां, ये राजा थे, फैजाबाद के नवाब हुआ करते थे उस समय। नाना साहेब और अजीमुल्ला खां ये दोनों लंदन गए ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से शिकायत करने के लिए, और इन्होंने शिकायत करनी थी कि हमारी जो पेंशन जो चल रही है, इनकी 6 लाख रुपए की पेंशन बंद कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा और उनकी 8 लाख रुपए की पेंशन बंद कर दी गई थी। ये लोग शिकायत करने के लिए, इस बात की शिकायत करने के लिए लंदन गए और वहां पर महारानी विक्टोरिया ने इनकी बात को नहीं सुना। इनको लगा अब हमारा अपमान हुआ है, इसलिए इन्होंने क्रांति करने की योजना बनाई। पेपर में क्वेश्चन पूछता है क्रांति की योजना कहाँ पर बनी, तो क्रांति की योजना बनी लंदन में। किसके द्वारा बनाई गई, तो नाना साहेब और अजीमुल्ला खां, इन दोनों ने कहा कि 1857 चल रहा है और हम लोग अब अंग्रेजों को मारना स्टार्ट करेंगे। क्रांति की योजना बनी यहाँ पर लंदन में। क्रांति की इस योजना को अंतिम रूप दिया गया, क्रांति की योजना को अंतिम रूप दिया गया दिल्ली में। दिल्ली के लाल किले में नाना साहेब और अजीमुल्ला खां के द्वारा अनेकों क्रांतिकारियों को, किसानों को यहाँ बुलाया गया और इनको यहाँ बुला करके इन्होंने डिसाइड किया हम लोग 1857 की क्रांति करेंगे। अगला पॉइंट, इसी दिन इन्होंने यह डिसाइड कर दिया कि क्रांति की तारीख
इस तारीख को हम लोग अंग्रेजों को भी मारना स्टार्ट करेंगे। तो क्रांति की तारीख निश्चित क्या की गई थी? क्रांति की तारीख क्या निश्चित की गई? इन्होंने कहा कि 31 मई 1857 को कानपुर से हम लोग क्रांति करेंगे। क्रांति की शुरुआत कहाँ से करनी थी? कानपुर से। किस तारीख को करनी थी? 31 मई 1857 को। ये योजना कहाँ पर बनाई जा रही है? दिल्ली के लाल किले में। इधर ही दिल्ली के लाल किले में इन्होंने ये कहा कि दो प्रतीक चिन्ह होंगे। एक जो प्रतीक चिन्ह होगा वो होगा कमल का फूल, कमल का फूल, और दूसरा क्रांति का प्रतीक चिन्ह होगा चपाती या रोटी। चपाती तो किसानों को देना है, और कमल का फूल जो प्रतीक चिन्ह है ये प्रतीक चिन्ह सैनिकों के लिए, या यहाँ पर जो क्रांतिकारी जो अंग्रेजों को मारना चाहते हैं उनके लिए था। ये क्रांति की योजना और क्रांति के प्रतीक चिन्ह बनाए गए। लेकिन क्रांति कब शुरू हुई? क्रांति की शुरुआत हो जाती है 10 मई 1857 को मेरठ से। हम लोग क्रांति में असफल हुए। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही था कि क्रांति समय से पहले प्रारंभ हो गई। शुरुआत कहीं से करनी थी, हो कहीं से गई। ये क्रांति में असफल होने का रीजन है। हमने देखा क्रांति की योजना जो है वो कहाँ पर बनाई गई? लंदन में बनी। किस किस के द्वारा बनाई गई? नाना साहेब और अजीमुल्ला खां के द्वारा बनाई गई। किस वजह से बनाई गई? क्योंकि इनकी पेंशन, वार्षिक पेंशन जो थी वो बंद कर दी जाती है नाना साहेब और अजीमुल्ला खां की। तो इस वजह से क्रांति की इन्होंने योजना बनाई। योजना बनी लंदन में, अंतिम रूप दिया गया दिल्ली के लाल किले में। इन्होंने डिसाइड किया कि 31 मई 1857 को कानपुर सैनिक और क्रांतिकारी पहुंच जाएंगे, साथ ही साथ किसान भी पहुंच जाएंगे। तब तक हम लोग क्रांतिकारियों और सैनिकों के घर घर जाएंगे और उनको कमल का फूल देंगे, उनको कहेंगे कि 31 मई को हम लोग कानपुर आना है, और वहां से हम लोग 1857 की क्रांति को स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सभी लोग किसानों के पास जाएंगे और किसानों को चपाती देंगे और उनको कहेंगे कि 1857 की क्रांति स्टार्ट करेंगे, इसलिए 31 मई को आप सभी लोग कानपुर आ जाना। ये इनकी प्लानिंग थी, इनकी योजना थी। लेकिन इनकी योजना नहीं काम आई, क्योंकि क्रांति पहले ही स्टार्ट हो गई 10 मई 1857 को। कहां से स्टार्ट होगी? मेरठ से। और मेरठ को हमने पहले बताया था ये होता था उस समय का तोपखाना केंद्र। ये उस समय का तोपखाना केंद्र था। मेरठ से क्रांति की स्टार्टिंग। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्रांति की शुरुआत। तो क्रांति की शुरुआत होती है मेरठ से। मेरठ में एक एनआई थी, 20वीं एनआई, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। 20वीं एनआई के सैनिक जो थे, उन सैनिकों का यहाँ पर, जैसे ये एनआई है और यहाँ पर है तोपखाना केंद्र। इस तोपखाना केंद्र में जाहिर सी बात है तोप होंगे, इनके कारतूस वगैरह रखे होंगे, गोले वगैरह, बारूद वगैरह रखा था यहाँ पे। तो यहाँ जो सैनिक थे, उन सैनिकों में से 20वीं एनआई के जितने भी सैनिक थे वो सारे के सारे भारतीय थे। अंग्रेजों को ये लगा ये 20वीं एनआई के भारतीय जो सैनिक है कहीं ये हम पर ही आक्रमण ना कर दे, इसलिए इन 20वीं एनआई के सैनिकों का स्थान परिवर्तन कर दिया गया। जैसे ही इनका स्थान परिवर्तन किया, इनको लगा कि शायद अंग्रेजों को हम पर विश्वास नहीं है। इस कारण से इन्होंने वहीं पर अंग्रेजों को मारना स्टार्ट किया, और मेरठ के तोपखाने पर 10 मई 1857 को क्रांतिकारियों ने अपना अधिकार कर लिया। अधिकार हो गया। क्रांति के समय मेरठ पर क्रांति की स्टार्टिंग सैनिकों के द्वारा कर दी गई 10 मई 1857 को। इसलिए इसे हम आगे पढ़ेंगे। इसे कहा जाता है सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह था, विद्रोह था ये, जो क्रांति का था, जो इस समय 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। यह क्रांति की शुरुआत। मेरठ से क्रांतिकारियों ने 40 वहां पर जो अंग्रेज थे उनको वहां पर जिंदा जला दिया। 5 अंग्रेज परिवारों को जिंदा जलाया। इसके बाद क्रांतिकारी यहाँ से निकलते हुए सभी के सभी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इस साइड मध्य प्रदेश से जितनी भी छावनियां थी, इन छावनियों में से होते होते सभी के सभी लोग पहुंच गए दिल्ली। और दिल्ली पहुंचते ही, दिल्ली पहुंचने के लिए एक नाम और याद करना पड़ेगा आपको, शिव सिंह। ये बाड़मेर के ठिकानेदार थे, आसोपा के। बाड़मेर में एक स्थान है आसोपा,
वहां के ठिकानेदार या जागीरदार थे शिव सिंह। शिव सिंह ने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। 1857 की क्रांति में हमने अभी तक दो नारे पढ़े हैं। एक पहला आया था मारो फिरंगी, जो मंगल पांडे ने नारा दिया। अब नारा आ रहा है चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये आसोपा बाड़मेर के शिव सिंह ने नारा दिया और इन्होंने कहा कि दिल्ली पहुंच करके हम लोग बादशाह बहादुर शाह जफर सेकंड को नेता बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस समय भारत की जनता थी उस समय 565 राजा महाराजा थे। इन राजा महाराजाओं और जनता का तो मसीहा मुगल वंश ही होता था और मुगल वंश पे ईआईसी ने अधिकार कर रखा था। इनको पता है, जनता को पता है कि अब हमारी सहायता एक ही कर सकता है और वो है हमारा मुगल वंश का राजा। तो इनकी प्लानिंग थी कि मुगल वंश के राजा को हम अपना अगला नेता बनाएंगे। ये पॉइंट हमने पढ़े हैं। क्रांति की योजना का है, अंतिम रूप दिया गया था, क्या तारीख निश्चित कर की गई थी, कब स्टार्ट हो गई क्रांति। 20 VNI के मिनट से क्रांति स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद अब टॉपिक वाइज चलेंगे, कौन सी क्रांति कहाँ पर हुई है। इसके आगे पढ़ेंगे हम दिल्ली में क्रांति। दोस्तों वो हम आगे क्लियर करते हैं इस चैप्टर को। धन्यवाद।